हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू डलस एंड आंद्रे बो व्यूज़ ऑन न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि पहले तो ये बताना है कि न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। फिर हमें बताना है कि न्यूक्लियर डेटरेंस से एसोसिएटेड अलग अलग थ्योरीज़ क्या हैं। फिर तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये जो आंद्रे बो हैं और डलस है, इनकी क्या थ्योरीज है न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में। आपका पेपर है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट, यूनिट नंबर 4 है, सेमेस्टर नंबर 3 है और एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में सेम टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है? एक तरीके की थ्योरी है जो इस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो आइडिया ये है, पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स कैन प्रिवेंट एडवर्सरीज और आपके एनिमीज फ्रॉम अटैकिंग ड्यू टू फियर ऑफ रिटेलिएशन। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आई। वो कह रहे हैं, मान लो कि हमारे पास एक देश है, ये एक देश है ABC और ये एक कंट्री है जिसका नाम है XYZ। ओके, तो XYZ कंट्री क्या चाहती है? ये चाहती है कि मैं अटैक करूं ABC कंट्री के ऊपर। ठीक है, ये इसके मन में है। क्या है? XYZ वॉन्ट्स टू अटैक, ये किसे अटैक करना चाहती है? ABC। ये ABC को अटैक करना चाहती है। ओके, तो अभी ABC कंट्री क्या कर सकती है? ABC कंट्री कहती है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, और इस न्यूक्लियर वेपन की जो खबर है, बात है, वो पता चलती है XYZ को कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, और XYZ क्या करती है फिर कि जो ये अटैक करना चाहती थी, ये कहती है कि हम अटैक नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डर है, अभी डर है रिटेलिएशन का। रिटेलिएशन का डर। XYZ को लगता है कि अगर हम अटैक करेंगे ABC के पास तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो मान लो हमने अटैक करके इनका इतना जो इलाका है उसे अपने कब्जे में ले भी लिया, ठीक है, लेकिन ABC के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो जब ये रिटेलिएट करेंगे यानी कि अटैक बैक करेंगे, तो हम वो बियर नहीं कर पाएंगे, हम वो सहन नहीं कर पाएंगे, हमारी पूरी की पूरी कंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो XYZ के अंदर ये डर है, फियर है रिटेलिएशन का कि सामने वाली कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो रिटेलिएट करेंगे। तो फिर उससे हम जो हमने ये छोटा सा टेरिटरी एक्वायर भी की है वो तो कुछ नहीं की, लेकिन जब वो अटैक बैक करेंगे तो हमें अपने पूरे देश से ही हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये कहानी है, यही है न्यूक्लियर डेटरेंस। ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो आप सामने वाले देश को डिटर करते हैं, रोक देते हैं कि वो आपके ऊपर अटैक ही ना करे, कभी वो इनिशिएट ही ना करे, कि वो सामने से कभी आपके देश के ऊपर अटैक ही नहीं करेगा। देखो, न्यूक्लियर वेपन का मतलब ये नहीं होता कि हमें न्यूक्लियर वेपन के साथ दूसरे देश को मार गिराना है, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय। देखो, न्यूक्लियर वेपन एक बार यूज़ हुआ, सामने वाला देश ख़त्म हो जाएगा, ये तो सबको पता है। न्यूक्लियर वेपन पोजेस करने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है। वो उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि प्रिवेंट करना कि वॉर हो ही ना, वॉर को ही प्रिवेंट कर देना। देखो, एक वेपन से वॉर को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन जिस भी देश के पास होते हैं तो सामने वाले देश के अंदर एक फियर ऑफ रिटेलिएशन होता है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हम अटैक करते ही नहीं हैं। यही होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि हमने डिटर कर दिया, अटैक को ख़त्म ही कर दिया। अटैक करेगा ही नहीं सामने वाला, वॉर शुरू होगा ही नहीं, कि नहीं। दिस कंसेप्ट गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। आपने देखा, अभी आप ये मान लो USSR है, ये USA है। आपने देखा कोल्ड वॉर एरा के दौरान ना तो USA ने ना USSR ने, दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। ऑल दो दोनों बहुत बड़े राइवलरी थे, दोनों ने अपने अपने ब्लॉक बना के रखे थे, लेकिन क्यों नहीं किया डायरेक्ट अटैक? क्योंकि दोनों को न्यूक्लियर डेटरेंस था। USA के पास भी न्यूक्लियर वेपन, USSR के पास भी। दोनों को ये था कि अगर हमने अटैक किया तो सामने वाला न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, तो फिर दोनों करेंगे तो फिर सब कुछ ही ख़त्म समझो।
फिर तो जिसे कहते हैं ना कि जिस ग्राउंड में आप कोई गेम खेल रहे हो वो ग्राउंड ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर डेटरेंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो ये दो स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ये हैं डलस और बो। ठीक है, इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया ताकि हम न्यूक्लियर डेटरेंस को अच्छे से समझ सके। इन दोनों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट इन्हीं के आइडिया से जनरेट हुआ। इन्हीं के आइडिया से जनरेट हुआ ये कंसेप्ट न्यूक्लियर डेटरेंस का। डलस ने फोकस किया ऑन द यूज ऑफ ओवरवेलमिंग फोर्स एज अ डेटरेंट। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फोर्स आपके पास होनी चाहिए तभी डेटरेंस होगा। वाइल जो बो है एम्फेसाइज द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डिसयूजन। ये हम पढ़ेंगे ये क्या कंसेप्ट है। विच एनकम्पस द अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बियॉन्ड मेयर मिलिट्री रिटेलिएशन। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मिलिट्री रिटेलिएशन का डर नहीं दिखाओ, और भी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्या, सामने वाले के अंदर फियर ऑफ रिटेलिएशन डालने के लिए। Their ideas have influenced subsequent thinkers on nuclear strategy and continue to inform discussion। आपको पता है कि इन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर फिर ये न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो अभी हम जॉन फोस्टर डलस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर बो के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो इसके अलावा कुछ और थ्योरीज हैं न्यूक्लियर डेटरेंस की वो समझेंगे। तो सबसे पहले जॉन फोस्टर डलस के बारे में समझते हैं, ये कौन थे। तो डलस क्या थे, एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे ड्यूरिंग द आइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के आइजनहोवर। इसके अलावा ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जॉन फोस्टर डलस 1953 से 1959 के बीच में। तो ये स्टेट्समैन थे। ही वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट फॉर द पॉलिसी ऑफ मैसिव रिटेलिएशन। ये कहते हैं मैसिव रिटेलिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कि ऐसी पॉलिसी कि सबको बता दो कि अटैक करोगे तो अटैक बैक होगा। जैसे देखो 1962 में हमने क्या किया, हमने बात की 1962 से पहले कि हम तो एक ऐसा देश है जो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारा विज़न क्या था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का, ये विज़न था कि इंडिया तो किसी के ऊपर अटैक नहीं करने वाला। तो हमने ये क्या किया, ग्लोबली ये चीज़ को डिक्लेयर किया कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो हमारा मानना था कोई हमारे ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। जब हमने ग्लोबली ये चीज़ कह ही दी कि हमें किसी से, कोई हमारा एनिमी नहीं है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो हमने सोचा कि सामने वाला हमारा कोई दुश्मन होगा ही नहीं, हमने ये सोचा। लेकिन क्या हुआ, चाइना साथ में बैठा तो था दुश्मन, उसने हमारी पॉलिसी बात कोई नहीं सुनी और उसने 62 में अटैक कर दिया। तो फिर हमें समझ आया यार ये फियर ऑफ रिटेलिएशन तो होना चाहिए, सिर्फ बातों से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, इनका पहले से था मैसिव रिटेलिएशन का, इनकी पहले से थ्योरी थी कि इतने सारे वेपन बनाओ कि सामने वाला रिटेलिएट करे ही ना। दिस पॉलिसी एसेंशियली स्टेटेड दैट एनी अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स अलाइज वुड बी मेट विद अ मैसिव न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। इस थ्योरी में इन्होंने यही कहा कि हमारे देश के ऊपर, यूएसए के ऊपर या नेटो के ऊपर आप कोई भी अटैक करोगे, नेटो के किसी भी देश के ऊपर, तो फिर हम मैसिव रिटेलिएट करेंगे, नाटो के सारे देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। तो कोई सामने वाला अटैक ही नहीं करता था। द आइडिया बिहाइंड मैसिव रिटेलिएशन, देखो ये वाले आइडिया पर ही तो बेस्ड है सारा का सारा जो आप कह लो यूक्रेन रशिया का वॉर। यूक्रेन चाहता है कि नेटो का मेंबर बन जाए, तो ये मैसिव रिटेलिएशन वाली थ्योरी का वो भी पार्ट बन जाएगा ना, तो उसके ऊपर भी कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मैसिव रिटेलिएशन वाली थ्योरी आज भी काम करती है पॉलिसी। और रशिया ये चाहता है कि ये नेटो का मेंबर ना बने, अगर नेटो का मेंबर बनेगा और फिर हम यूक्रेन के ऊपर वॉर करेंगे, अटैक करेंगे, तो फिर पूरे नेटो के मेंबर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो यानी कि वो वाला डेटरेंस काम कर रहा है, इसी की वजह से उसको मेंबर ही नहीं बनने दे रहा रशिया। was deter aggression by making the potential cost too high for any adversary to contemplate. Dulles believed that clearly communicating this policy, potential aggressors would be dissuaded from taking hostile action, कि उनके तक कम्युनिकेट करो, उनके तक ये बात पहुंचाओ, वो रिटेलिएट ही नहीं करेंगे। तो और थोड़ा सा डलस के बारे में समझ ले, थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। ओके, सो कोल्ड वॉर एरा में आप कह लो कि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे 53 से 59 के बीच में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वाइट डी आइजनहोवर, किसके, यूएसए के।
ओके, सो कुछ बेसिक चीज़ें अभी हमने जानी हैं। अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना है इस पूरे थ्योरी में, पूरे कंसेप्ट में। तो ये इस टॉपिक के ऊपर फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा हमारे ऐप अमन पाठशाला। ये वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com। हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो का भी पार्ट नंबर 2 और 3 अवेलेबल है। इसके अलावा एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक है सभी के ऊपर वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप जाके देख सकते हो, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी गिवन है। कोई भी डाउट होगा आप लिख के मुझसे पूछिएगा। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।